Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 19. Our topic is assessment of Hindu undivided families. अभी तक हमने बात की असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल के बाद असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली। हिंदू अनडिवाइड फैमिली में असेसमेंट कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, जैसा कि रेजिडेंशियल स्टेटस में आप लोगों ने देखा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, सभी के लिए अलग अलग स्टेटस रहता है, तो यहाँ पर असेसमेंट भी अलग अलग होती है। तो हिंदू अनडिवाइड फैमिली में असेसमेंट कैसे होगी, इसके लिए आपको पहले देखना होगा कि हिंदू अनडिवाइड फैमिली क्या होती है। देखिए, बेसिकली जो हिंदू अनडिवाइड फैमिली है वो है क्या, जो इसके स्टेटस की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में इसका बेसिकली हिंदू अनडिवाइड फैमिली का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं दिया गया, लेकिन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली Hindu unwed family consists of all male persons lineally descended from a common ancestor, except those who have separated from the joint family by the partition of assets, and includes their wives and unmarried daughters, and also a stranger who has been adopted by the family. यानी हिंदू अनवर्ड फैमिली को इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली इसे डिफाइन करते हुए कहा गया है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें ऑल मेल पर्सन्स होंगे और जो कि एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर के अंडर होंगे, और उसमें ये एक जॉइंट फैमिली होगी जिसमें जो है पर्टिकुलरली एसेट्स एक फैमिली की इकट्ठा होंगी। एंड इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो वाइफ्स और अनमेरिड डॉटर्स हैं वो भी इसका पार्ट होंगी, और एक स्ट्रेंजर जिसे फैमिली ने अडॉप्ट कर रखा है वो भी फैमिली का ही पार्ट माना जाएगा। तो आइए बात करते हैं हिंदू अनडिवाइड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स। दो तरह के मेंबर्स होते हैं बेसिकली यहाँ। एक मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, जो कि मेंटेनेंस के लिए डिपेंड करते हैं, ऐसे मेंबर्स जिसमें फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आ जाएंगे। दूसरा, मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू डिमांड देयर शेयर ऑन पार्टीशन ऑफ द फैमिली, और ऐसे मेंबर्स जो फैमिली में पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। दीज पर्सन्स आर कॉल्ड को पार्टनर्स। दीज वर द सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग। इसमें आपके ये मेंबर्स हो सकते हैं। नाउ सी, इनकम टैक्स के पर्पज से एक हिंदू डिवाइड फैमिली जो है, इट इज अ वन विच हैज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एंड एटलीस्ट हैव टू मेंबर्स। कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए इसमें, जिसमें पहला कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, इसमें HUF की एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एक्वायर्ड विद द एड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की हेल्प से ही अगर आपने और प्रॉपर्टी को अर्न किया है या उसे कमाया है। तीसरा, एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय ए मेंबर ऑफ द फैमिली बाय हिज पर्सनल एफर्ट्स विदाउट द एड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बट ट्रीटेड बाय हिम एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली। दूसरा, HUF में कौन कौन होगा? ऑल द पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एक ही पूर्वज से जो आगे बच्चे होंगे वो सभी के सभी पर्सन्स जो इसमें आ जाएंगे। इसमें उनकी वाइफ्स और अनमेरिड डॉटर्स भी इंक्लूड होंगी। अ मेल एंड विडो और विडोज ऑफ डिसीज मेल मेंबर और मेंबर्स, ये मेंबर्स भी फैमिली कहलाएंगे। हस्बैंड और वाइफ हैं तो भी फैमिली कहलाएंगे। अगर केवल एक फैमिली में सिर्फ ब्रदर्स हैं तो वो भी फैमिली कहलाएंगे। विडोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अगर एक फैमिली में सपोज मेल मेंबर्स की डेथ हो चुकी है और केवल विडो मेंबर्स हैं, उनकी वाइफ्स हैं, तो केवल वो भी मेंबर्स ही कहलाएंगे, उसे भी आप HUF ही कहेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, कर्ता ऑफ द फैमिली। कर्ता कौन है? सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज ऑर्डिनरली रिगार्डेड एज द कर्ता ऑफ द फैमिली। जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा वो कर्ता होगा फैमिली का। इफ ही सरेंडर्स हिज राइट ऑफ मैनेजमेंट, अ जूनियर मेल मेंबर मे बी अपॉइंटेड एज कर्ता। अगर वो अपॉइंट करना चाहे तो अपॉइंट भी कर सकता है जूनियर मेल मेंबर को। इफ देर इज नो मेल मेंबर इन द फैमिली और द मेल मेंबर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर विल बी रिगार्डेड एज कर्ता ऑफ द फैमिली। यानी इसमें आपको कहा गया है कि फैमिली में या तो सीनियर मोस्ट मेंबर जो है वो कर्ता होगा, अगर वो अपना राइट आगे दे देता है किसी जूनियर मेल मेंबर को तो वो भी कर्ता हो सकता है। और अगर मान लीजिए फैमिली में कोई भी सीनियर मेल मेंबर नहीं है तो जो फैमिली की फीमेल सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर है वो भी फैमिली की कर्ता हो सकती है। नाउ, टू स्कूल्स ऑफ HUF अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ।
हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली 2 स्कूल्स रहते हैं HUF के। अब वो 2 स्कूल्स क्या हैं? वन इज मिताक्षरा, अदर इज दया भाग। मिताक्षरा स्कूल जो है ये बेसिकली अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय मियर बर्थ एंड हैज ए राइट टू डिमांड पार्टीशन। जैसे ही बर्थ होगा वैसे ही मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंगली पार्टीशन को डिमांड करने का राइट जो है पर्सन को मिल जाएगा, उस बच्चे को मिल जाएगा। Second one is Daya Bhag school. It applies only in West Bengal, Assam and some parts of the Odisha. According to this school of law, the son gets a right in ancestral property only after the death of the father. यानी कि इस स्कूल के अकॉर्डिंगली एक पर्सन को, एक चाइल्ड को जो राइट मिलते हैं वो केवल उसके फादर की डेथ के बाद मिलते हैं। जबकि मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो राइट्स हैं वो बाय बर्थ ही मिल जाते हैं। जैसे हिंदू अनवर्ड फैमिलीज हैं ऐसे ही जैन एंड सिख अनवर्ड फैमिलीज भी रहेंगी। दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज हिंदू अनवर्ड फैमिलीज अनलेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस द एसएससी क्लेम्स दैट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सच। अगर एसएससी ऐसा मेंशन कर दे कि उसे हिंदू अनवर्ड फैमिली जो है ट्रीट ना किया जाए तो उसे अलग से जैन एंड सिख अनवर्ड फैमिलीज के तौर पर ट्रीट किया जाता है। Now the next topic is resident of HUF, residence। HUF का रेजिडेंस, रेजिडेंशियल स्टेटस में उस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा। वहाँ जो कंडीशंस थी सेम कंडीशंस यहाँ अप्लाई होंगी आपकी। वहाँ जैसे हमारी बेसिक कंडीशंस थी, बेसिक कंडीशंस के बाद हमारी जो है एडिशनल कंडीशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मेंबर के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मेंबर के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए द सेम कंडीशंस विल बी अप्लाइड हेयर। जैसे वहाँ 182 डेज और मोर की कंडीशन थी स्टे इन इंडिया, और दूसरा आपका जो था 60 डेज इन अ ईयर और 60 डेज इन 4 ईयर्स। तो ये वो जो कंडीशंस थी वहाँ पर सिमिलर विल बी हेयर, और जो एडिशनल कंडीशंस थी वो भी यहाँ पर सिमिलर रहेंगी। नाउ द टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन HUF एंड अ फर्म। एक HUF और एक फर्म में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर बेसिकली बात करें HUF और फर्म की, तो फर्म के बारे में भी आप लोग जानते हैं। फर्म क्या होती है? फर्म एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं जो मेंबर्स होते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स को मिलाकर बनाई जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म के अपने रूल्स होते हैं। ऐसे ही HUF एक फैमिली है जिसके अपने रूल्स रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स प्रिवेल करते हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्टली, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट, rather the interest of member of HUF are decided by the Hindu law. Secondly, if a partner is dedicated and insolvent, he ceases to be the partner of the firm, but a member of HUF continues to be the member even after becoming insolvent. इंसॉल्वेंट होने पर एक मेंबर को पार्टनरशिप फर्म से हटाया जा सकता है, लेकिन हिंदू अनवर्ड फैमिली में अगर कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसे फैमिली में से निकाला नहीं जाता। Thirdly, firm is dissolved after the death of partner, while the death of member of HUF does not affect its continuance. अगर एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो HUF खत्म नहीं होती, लेकिन अगर एक मेंबर की पार्टनरशिप फर्म में डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म खत्म होकर एक नई जो पार्टनरशिप फर्म है उसे आप जो है बना सकते हैं। देन partners have a right to inspect the books of accounts and other documents of the firm, whereas the members of family do not have this right. Without the consent of all other partners, a new partner cannot be admitted in the firm, but the consent of other members of the family is not required in the case of any new entrant in the family. Then point number 6, profit sharing ratio in the firm is agreed upon in partnership deed and can be altered only by change in the deed, whereas the ratio of profit of each member in the family depends upon the new births and deaths and is determined under the provisions of Hindu law. In a firm, there cannot be more than 50 members, whereas in a family there is no such restriction. The liability of partners is unlimited, but the liability of members of HUF is unlimited to the extent of the assets acquired by the family. So these are the points of differences between Hindu unwed family and a partnership firm. Now the topic comes incomes which are not treated as family income. ऐसी कौन सी इनकम है जिन्हें फैमिली की इनकम नहीं माना जाएगा?
इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, हम वन बाय वन पॉइंट्स को ले रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं आपसे, द पर्सनल अर्निंग्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द separate property of member of the HUF even though he has sons shall be assessed as the income of the individual। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सनल अर्निंग्स या पर्सनल इनकम है किसी मेंबर की फैमिली के, तो वो उस पर्सन की ही इनकम मानी जाएगी, ना कि फैमिली की इनकम। Secondly, income from the self-acquired property of a father is assessable as the income of an individual. If the father makes a personal gift of his self-acquired property to his major son, the income from said property shall be assessed as the personal income of the son, like an individual. तो वो फादर ने सन को गिफ्ट किया है तो वो सन की इनकम मानी जाएगी, ना कि फैमिली की इनकम। Thirdly, after the death of her husband, if the wife is the sole owner of the property of the family, she will be assessed as an individual in respect of income from such property. Point number 4, if the member of joint family carries on his personal business, the income from business shall be assessed as income of the individual, even if the capital employed in the business has been obtained by taking a loan from the Hindu undivided families funds. Then point number 5, income of the members of family from a partnership business carried on by them on personal account shall be assessed as the income of the firm. 6 points, income from an impartible estate is assessed in the hands of the holder of the estate as an individual. Point number 7, आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर 31 दिसंबर 1969 अगर एक पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसे HUF के में कन्वर्ट कर देता है तो भी वो इनकम ट्रांसफर की रहती है, ना कि उस फैमिली की इनकम मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 8, अमाउंट गिवन टू द वाइफ ऑफ द कर्ता एंड अनमैरिड डॉटर्स फॉर मैरिज एक्सपेंसेस एट टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ फैमिली cannot be thrown into hodgepodge of HUF, and the income earned therefrom is not includable in the income of HUF। वो बेसिकली फैमिली की जो लेडीज हैं उन्हीं की इनकम रहेगी। देन स्त्री धन, स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन एक वुमेन को अपने फादर से, ब्रदर से या हस्बैंड से, कोई भी अपने किसी भी रिलेटिव से बिफोर और आफ्टर मैरिज अगर कुछ भी अमाउंट मिलता है, कुछ भी मनी मिलती है, तो वो इनकम जो है इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है उस फैमिली की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, वो इनकम स्त्री धन में रहेगी। इम्पार्टिबल एस्टेट में आपसे कह रहे हैं कि अगर it is that property which cannot be divided among the members of the family, it consists of land, buildings, securities and other sources of income. So an impartible estate is owned by the joint family, but the income therefrom belongs solely and absolutely to the holder of the estate for the time being. And then next, receipts by the members of the family from the income of the family। अगर किसी मेंबर को, फैमिली मेंबर को अगर फैमिली की इनकम की वजह से कोई इनकम अराइज होती है तो वो इनकम उनकी मानी जाएगी, बट द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। क्या कंडीशंस कह रहे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ HUF, assessee should be member of HUF, some has been received by him as a member of the family, some has been paid out of the income of the family। नाउ असेसमेंट ऑफ हिंदू अनवर्ड फैमिलीज, आपने असेसमेंट कैसे करनी है, कैसे इसे शो करना है, कैसे इसमें कैलकुलेशंस करनी है। बेसिकली देखिए इसमें पॉइंट्स आपको कह रहे हैं, सैलरी पे टू द मेंबर्स ऑफ फैमिली, अगर फैमिली के मेंबर्स को कोई सैलरी दी जाती है, ये आपका एक एडमिसिबल अलाउड डिडक्शन है जब आप इसमें टोटल इनकम को कंप्यूट करेंगे। देन रेम्युनरेशन अर्न्ड बाय मेंबर ऑफ HUF एज डायरेक्टर और पार्टनर, तो यहाँ से आपको कह रहे हैं कि अगर जो HUF के फंड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं किसी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के में आगे इन्वेस्ट करते हुए, तो कोई भी रेम्युनरेशन अगर HUF के जो मेंबर को मिलता है एज ए डायरेक्टर तो और एज ए पार्टनर इन द सेड फॉर्म मे बी ट्रीटेड एज हिज पर्सनल इनकम और द इनकम ऑफ HUF। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, द टेस्ट फॉर टेकिंग ए डिसीजन इन दिस रिस्पेक्ट इज वेदर द रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द मेंबर इज ऑन अकाउंट ऑफ द पर्सनल सर्विसेज ऑफ द मेंबर और इट इज merely a mode of paying to the HUF a return for its investment in the company or firm. It depends on the situation. डिडक्शंस क्या क्या रहेंगे? डिडक्शंस वही जो आपने डिडक्शन के चैप्टर में पूरी पढ़ी हैं, जिसमें ATC, ATD, डबल डी, ATDD, ATG, ATGGA, ATGGB, डबल GC, ATIA, IB, ATIBA, ATIC, ATIE, ATJJA, ATJJAA and ATTTA।
तो ये सारी डिडक्शंस है जो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। ऐसे ही आपका पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रहेगा। पार्टीशन के केस में भी अगर कोई पर्टिकुलर पार्टीशन हुआ है तो उसी अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर पार्टीशन हो जाता है तो उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो आपको जो है वैसे ही कंटिन्यू करके चलना है। Hindu undivided family shall continue to be assessed as an undivided family so long as the partition of the family is not accepted by the assessing officer। जब तक assessing officer उसे एक्सेप्ट ना करे तो आप उसे जो है उसे पार्टीशन मानकर नहीं चलेंगे सेक्शन 171 के अकॉर्डिंगली। If at the time of making an assessment it is claimed by or on behalf of the members of such family, assessing officer shall make an inquiry after giving the notice of inquiry to all the members of the family। तो इंक्वायरी होने के बाद ही फिर कुछ डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। If as per the inquiry of the assessing officer it is found that the partition took place during the previous year, the total income of the joint family in respect of the period up to the date of partition shall be assessed, and if no partition had taken place, and such members of the family shall be jointly and severally liable for the tax on income assessed and the penalty, interest, fine or other sum in respect of any period up to the date of the partition। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स रहेंगी। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इसमें फिर से वही 2.5 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो निल, 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, अगर 5 लाख से 10 लाख है तो आपका 20%, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30%। सरचार्ज भी बिल्कुल वैसे ही 10% रहेगा। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख है बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, और अगर इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और अगर इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख है और 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ से नीचे है तो 25%, और अगर इनकम आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% आपका सरचार्ज रहेगा। इसके बाद मार्जिनल रिलीफ अगर कोई अवेलेबल है तो वो भी दिया जाएगा, जिसमें कह रहे हैं 50 लाख रुपीज बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज। The total amount payable as income tax and surcharge on such income shall not exceed the total amount payable as income tax on total income of 50 lakh rupees by more than amount of income that exceeds 50 lakh rupees। ऐसे मार्जिनल रिलीफ लगाने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, जिसकी रेट वही फिर से सेम 4% के अकॉर्डिंगली आप इसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रोविजनल पार्ट था आपका टैक्स रेट्स के बारे में या किस तरीके से आप फैमिली की इनकम को लेकर चलेंगे, इसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात उसके बारे में। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट हमारा जो है इस चैप्टर का कवर अप हो जाता है, जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड टोटल टॉपिक जो थ्योरेटिकल पोर्शन में था वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस द इलस्ट्रेशंस जो हमारी बुक में चैप्टर में दी गई हैं। एंड थैंक यू